कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि आप डेली बेस पे करते हैं, तो कुछ अरसे बाद आपका ख्याल आता है कि यार ये अगर कोई ऑटोमेट कर लिया जाए, कोई इसका स्क्रिप्ट लिख दिया जाए और ये आफ्टर एवरी स्पेसिफिक टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए जो सिस्टम एक सर्विस चल रही होती है वो होती है सिस्टम CTL स्टेटस क्राउन डी के नाम से। ये बाय डिफॉल्ट रनिंग स्टेट में होती है और इसको कभी भी स्टॉप नहीं किया जाता। अगर इसको आप स्टॉप कर लेंगे तो सिस्टम के अपने बहुत सारे स्केड्यूलर हैं जो कि रुक जाएंगे और वो स्केड्यूलर आपकी सिस्टम के अंदर स्केड्यूलर होते हैं जो कि जस्ट लाइक लॉग फाइल्स वगैरह को रोटेट कर रहे होते हैं। तो अदरवाइज आपकी लॉग फाइल्स रोटेशन बंद हो जाएगी और आपकी स्पेस सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी डिस्क की। तो इस सर्विस को आपने कभी क्लोज नहीं करना। आप अपना स्केड्यूलर लिख सकते हैं इसके बीच में। इस स्केड्यूलर का एक खास सिंटैक्स होता है। इसके बीच की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिनट टू 1 ईयर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसकी 1 मिनट टू 1 ईयर के दरमियान जितने टाइम के यूनिट्स आते हैं वो सारे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ एंड 1 एवरी ईयर। ठीक है। तो इसके लिए एक इसका सिंटैक्स समझने के लिए ये ETC क्राउन टैब की फाइल है जिसमें सारे स्केड्यूलर का पूरा सिंटैक्स मेंशन किया होता है। बेसिकली इसका सिंटैक्स का ये लिखने का ये है, 5 स्टार्स हैं, देन यूजर नेम है और देन कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो फर्स्ट स्टार रिप्रेजेंटिंग द मिनट, सेकंड स्टार रिप्रेजेंटिंग द आवर्स वैल्यूज, थर्ड जो है वो मंथ के डेट को डिफाइन कर रहा है और मंथ को आप फोर्थ स्टार की जगह, स्टार मीन के ऑल वैल्यूज, अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू देना चाहते हैं तो इनमें से कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो 1 to 12 लिख सकते हैं या 3 कैरेक्टर आप मंथ को लिख सकते हैं। और लास्ट आर जो है वीक है, इसमें आप 0 to 7 या 0 to 6 लिख सकते हैं और 0 to 6 या 1 to 7 लिख सकते हैं, या न्यूमेरिक वे, सिंबॉलिक वे में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका टास्क स्केड्यूलर लिखने के लिए आप यहाँ क्राउन टैब -L अगर करें तो ये आपको लिस्ट डाउन करेगा कि आपने क्राउन जॉब्स क्या लिखी हुई है। और जस्ट लाइक ये क्राउन जॉब पहले से लिखी हुई है, मैं इसको एडिट करता हूँ। ये मैंने पहले के भी लिखी थी, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होता है। ई से आप एडिट करते हैं, ये बेसिकली एक विम की टेम्प के अंदर एक फाइल ओपन हो जाती है। जब आप सेव करते हैं तो ये रेलेवेंट लोकेशन पे खुद ब खुद सेव हो जाती है। तो इसका स्केड्यूलर लिखने के लिए आप जस्ट लाइक आपने कोई टास्क रन करना है आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, तो या फर्ज करें कोई आफ्टर स्पेसिफिक टाइम या लाइक 30th मिनट और दिन का कौन सा घंटे में आप चलाने चाहते हैं, 12 मीन दिस इज 12 PM। अगर यहाँ पर आप 00 लिख देंगे दिस इज 12 AM। अगर यहाँ आप लिख देंगे 03 या सिंपल 3 भी लिख दें तो दिस इज 3 AM। और अगर यहाँ 15 लिखेंगे तो दिस इज 3 PM। तो then star mean every day of the month, then star mean every year, every month of the year, और then star mean every day of the week। तो ये रोजाना आपके एग्जीक्यूट होगा 3:30
30 मिनट पर, ठीक है, 3 PM। और उसके बाद आप कोई कमांड लिख देते हैं, एनी कमांड, जस्ट लाइक कोई भी कमांड लिख दें, या कोई स्क्रिप्ट आपने बनाया हुआ है, जस्ट लाइक रूट पे आपने कोई ये स्क्रिप्ट फाइल आपकी पड़ी है और स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कोई डेटाबेस का बैकअप है, कोई स्केड्यूलर, कोई टास्क खास पर परफॉर्म हो रहा है, तो ये हर रोज इस टाइम परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जस्ट लाइक अगर आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज देना चाह रहे हैं, लाइक आप 15th और में भी इसको चलाना चाह रहे हैं और 3rd आवर में भी चलाना चाह रहे हैं, तो दिस इज 3 AM एंड 3 PM, 3:30 एंड 15:30 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप रेंज देना चाहते हैं तो रेंज आप इस तरह भी दे सकते हैं, लाइक 15 to 17, यानी कि 15, 16 एंड 17th आवर के हर 30th मिनट में ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अगर आप 00 लिख दें तो स्टार्ट ऑफ द यानी कि शुरू जो ही घंटा स्टार्ट होगा उसी वक्त आपका अप्लाई हो जाएगा। 5 लिख दें तो 5th मिनट में अप्लाई होगा ये। तो ये रेंज है, और रेंज प्लस कॉमा आप भी दे सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, लाइक 22 रात को 10 बजे चल जाए, और इसके अलावा कब चल जाए ये दिन को 1 बजे भी चल जाए, तो 1 बजे का मतलब होता है 13, तो ये 15 to 17, then 22th hour and then 13th hour, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये मल्टीपल टाइम अब ये एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह सम टाइम ये होता है कि आपने इसकी जगह भी आप स्टार लिख देते हैं, तो ये हर घंटे के 5th मिनट में अब एग्जीक्यूट होगा। स्टार मीन एवरी आवर, तो हर घंटे के 5th मिनट में एग्जीक्यूट होगा, मीन आफ्टर एवरी आवर। और सम टाइम आप आफ्टर एवरी मिनट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज करते हैं */1 मीन स्टार मीन डिवाइड ऑल आवर्स ऑल मिनट्स टू 1, तो जो भी आंसर आएगा उसमें उस मिनट में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ तो आफ्टर एवरी 5 मिनट ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ 15 लिख देता हूँ आफ्टर एवरी 15 मिनट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही फार्मूला यू कैन अप्लाई, जस्ट लाइक यहाँ मैं लिख देता हूँ 15th मिनट। यही फार्मूला यू कैन अप्लाई ऑन और मीन आफ्टर एवरी 3 आवर, तो स्टार डिवाइडेड बाय 3 मीन इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 00, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, तो इसी तरह ये आफ्टर एवरी 3 आवर ये एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर एवरी 4 आवर कर लें, आफ्टर एवरी 12 आवर्स कर लें, तो ट्वाइस अ डे हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो ये हमारी जॉब एग्जीक्यूट हो रही है अभी तक डेली बेस पे या मल्टीपल टाइम इन अ डे। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हम करते हैं, तो इसके लिए ये है हमारा डे ऑफ द मंथ, लाइक मैं यहाँ 16 लिख देता हूँ, तो अब ये कब चलेगा? 16th of every month at 12:15 mean 12 time in a year, every month 16th को एग्जीक्यूट होगा। या आप डेट की रेंज देना चाहें लाइक 16 to 22, तो आप 22nd को तक आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इन सब डेट्स में होगा। उसके अलावा अगर आप कॉमा सेपरेटेड देना चाहते हैं और कॉमा और रेंजेस इकट्ठी देना चाहते सकते हैं, 16 को हो जाए देन 20th को हो जाए। अब ये ट्वाइस अ मंथ इस टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अभी ये एवरी मंथ ऑफ द ईयर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं MAR मार्च, तो ये साल में आप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा? सिर्फ 2 दफा, 16th of March and 20th of March at 12:15। अगर यहाँ पे रेंज दे दें मार्च टू मई, तो मार्च से मई तक ये, यानी कि मार्च, अप्रैल एंड मई, every 16th and 20th mean 6 time a year। और अगर यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड भी आप दे सकते हैं कि मार्च में हो और मई में हो फिर दिसंबर में हो, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट लाइक इसको मार्च ही कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अगर लिख देते हैं संडे, तो अब क्या होगा कि हर मार्च की 16th एंड 20th को ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर और हर मार्च के हर संडे को भी एग्जीक्यूट होगा। इन केस संडे अगर 16th एंड 20th को आ जाता है, तो फिर ये एक तरह का ओवरलैप हो जाएगा, तो ये वन टाइम ही होगा। यानी कि अगर संडे 16th एंड 20th को नहीं आता, तो ये 4 या 5 टाइम मार्च में संडे को चलेगा, और और मार्च की हर 16th एंड 20th को चलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप रेंज दे सकते हैं, संडे टू थर्सडे, ठीक है, या कॉमा सेपरेटेड डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। बैकअप्स के अलावा किन सिचुएशन में ये आइडियल है क्राउन जॉब्स जो है? कोई भी टास्क जो फ्रीक्वेंटली करना चाह रहे हैं, मोस्टली तो बैकअप के लिए यूज होता है। इसको कोई सिंक जॉब हो सकती है आपकी, सिंक्रोनाइजेशन कुछ करना चाह रहे हैं आप, या एनीथिंग जो फ्रीक्वेंटली आप करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है SNMP के ऊपर अगर UPS आपका जो है वो डाउन हो रहा हो, उसका स्क्रिप्ट भी तो लिख के क्रॉन जॉब्स के थ्रू चलाया जा सकता है। SNMP पे क्या चीज है? अगर आपका UPS डाउन हो रहा हो और सर्वर्स के लिए आपने अपना स्क्रिप्ट लिखना हो, ठीक है, जब जितनी हमारी वो उसकी कंजम्पशन रह जाए तो सारे सर्वर्स को डाउन हो जाए, उसमें भी क्रॉन जॉब्स। हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो SNMP वो जो आपके ऑनलाइन UPS है ना, वो खुद ही वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो सिस्टम के IP को खुद ही हिट कर रहे होते हैं। उसकी जो ILO पोर्ट होती है, ठीक है, या ID रैक की जो पोर्ट होती है ना, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और वहां से खुद ही सेंस सिग्नल सिस्टम को जो वो UPS थ्रो करता है कि शट डाउन दिस सिस्टम। और उसके तो अलावा किसी सर्विस को अगर रीस्टार्ट करना हो एक टाइम पीरियड के बाद, उसके लिए भी तो ये स्क्रिप्ट लिखा है। नहीं, ये नहीं, इसलिए सर्विस तो आप बहुत एक्सेप्शनल केस में रीस्टार्ट करते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन सर्वर है या उसकी या किसी और चीज, आपके एप्लीकेशन सर्वर है या कोई इस तरह की चीज है, उसको रीस्टार्ट करने के लिए नहीं, सर्विस जो है ना वो कभी भी स्केड्यूलर में नहीं डाली जाती। अगर आपके कोई सिस्टम में ऐसा इशू है कि वो सर्विस जरूरी है स्टार्ट करना, ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन सर्विस को कभी भी रीस्टार्ट करने का मतलब है कि डाउन टाइम, ठीक है, सही। वो फ्रीक्वेंसी में कभी भी नहीं आता। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अभी हम करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक बेसिक अपाची सर्वर इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके ऊपर SC लिनक्स को अप्लाई करते हैं। SC लिनक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो अपाची वैसे इस कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कोई ना कोई SC लिनक्स को समझने के लिए एक बेसिक सर्वर सेटअप करना जरूरी है। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, आई थिंक यम रिपोजिटरी हमने बनाई थी। अच्छा, मैंने आपको लोकल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करना नहीं बताई।
ये बताई थी। तो बेसिकली अब देखिए मैंने इस सिस्टम के साथ ना डीवीडी डायरेक्ट अटैच कर दी है, और अगर मैं इसको माउंट कर देता हूँ dev sr0/mnt नो मीडियम फाउंड, अच्छा ये अटैच ही नहीं है। तो MNT में आप जाएं तो ये सारा डीवीडी का मीडिया एक्सपोज हो गया। बाय डिफॉल्ट ना डीवीडी के अंदर रिपोजिटरी रेड हैट बना के भेजता है। ये देखें इसमें रेपो डाटा का फोल्डर बना हुआ है, तो इसके अंदर पूरी रिपोजिटरी बनी होती है। लेकिन हमने क्या किया था कि इस पूरे पैकेज को कॉपी करके इसकी अलग से रिपोजिटरी बिल्ड की थी। तो ये रेपो डाटा आपको प्रोविजन देता है कि आप इस पूरी डीवीडी को एज अ पैक रिपोजिटरी यूज कर लें, यानी कि पूरी डीवीडी आप डंप करें और जैसे इस डीवीडी का रेपो डाटा तक का पाथ दे दें और ये आपकी रिपोजिटरी रेडी है। तो सम टाइम ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार नेटवर्क रिपोजिटरी ही बनाएं। सम टाइम क्विकली आपने रिपोजिटरी बनानी होती है, तो आपने मीडिया अटैच किया, अब इसको लोकल रिपोजिटरी भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लोकल रिपोजिटरी डिक्लेयर करने के लिए आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने रिपोजिटरी फाइल बनाई है, ये हमारी रिपोजिटरी फाइल है, इसको अब ओपन करें। अब देखिए इसमें मैंने FTP प्रोटोकॉल लिखा था, तो यहाँ पर मैं HTTP भी लिख सकता हूँ, NFS भी लिख सकता हूँ, सांबा भी लिख सकता हूँ, या सांबा आई थिंक नहीं लिख सकता, या यहाँ पर एक फाइल प्रोटोकॉल होता है। फाइल मीन कि मेरे पास लोकल स्टोरेज के ऊपर ही रिपोजिटरी मौजूद है इसी सिस्टम पे, नेटवर्क बेस्ड नहीं है। तो फाइल प्रोटोकॉल हमेशा :// लिखा जाता है, पीछे प्रोटोकॉल का नेम होता है। तो फाइल मीन दिस इज अ लोकल, और अब ये प्रोटोकॉल है, उसके बाद आपने पाथ देना है। तो पाथ क्या है, /mnt। तो फाइल जब भी देते हैं तो 3 फॉरवर्ड स्लैश आती हैं, तो इसमें 2 प्रोटोकॉल की फॉरवर्ड स्लैश हैं, और ये थर्ड फॉरवर्ड स्लैश जो है ये आपके लोकल फाइल सिस्टम का रूट पार्टीशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये मैंने इसको पाथ दे दिया है। अब अगर इसको मैं यम क्लीन ऑल करें और यम रेपो लिस्ट, तो ये आपकी रिपोजिटरी देखिए एक्टिव होगी है क्विकली। तो अब मैंने अगर इसमें पैकेज में क्या करना था, हाँ मैंने इसमें आई थिंक HTTPD इंस्टॉल करना था, तो ये पहले से इंस्टॉल ही था। तो खैर ये हमने एक बेसिक अपाची का पैकेज इंस्टॉल किया है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपने पैकेज इंस्टॉल करना होता है। 2 ये होता है कि आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन होती है etc httpd conf के अंदर httpd.conf की डायरेक्टरी के अंदर आप तो ये कॉन्फ की डायरेक्टरी है, और इसमें आप जाए तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो इसकी मैं बेसिक आपको आइडिया बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह हमने FTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कोई चेंज नहीं किया था, और वो एज अ पब्लिक एक्सेस दे रहे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हर यूज़र को पब्लिक एक्सेस FTP का दे रही थी। इसी तरह HTTP की HTTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बाय डिफ़ॉल्ट एक अपाची सर्वर को रन करने के लिए इनफ होती है। लेकिन मैं इसके बेसिक कंपोनेंट आपको बता देता हूँ। इसमें सर्वर रूट आई मीन इसकी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की बेस लोकेशन क्या है। तो etc httpd के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर आप मॉड्यूल्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे RHC में डिटेल से। ये किस पोर्ट के ऊपर 80 को ओपन करेगा सिस्टम के ऊपर। देन ये आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये डायरेक्टरी होगी, और .conf के नाम से कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हैं जिसमें आप मॉड्यूल्स को लोड अनलोड कर सकते हैं।
फिर सिस्टम यूजर और सिस्टम ग्रुप इस सर्विस के साथ क्या अटैच है, फिर इस सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल आईडी क्या है, फिर ये डायरेक्टरी है सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे RICE के अंदर। अच्छा ये मैंने सॉरी कुछ ना मॉडिफिकेशन की थी लास्ट क्लास में। तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है इसकी। तो ये असल में बेसिकली डायरेक्टरी क्या होता है कि आपने ये वेब रूट है, इसका डॉक्यूमेंट रूट बेसिकली वेब रूट है कि आपका जो जो वेब पेज आप होस्ट करेंगे, जो ये वेब सर्वर शो करेगा वो किस लोकेशन पे करेंगे। तो डिफॉल्ट लोकेशन होती है var www.html, यहाँ आप जो भी पेज रख देंगे वो आपको नजर आ जाएगा। तो अभी अगर हम var www.html के अंदर ये एक पेज होस्ट करते हैं, इसमें पहले से एक पेज पड़ा हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं और हम एक नया पेज बना लेते हैं। कोई भी जब वेब होस्टिंग आप करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका स्टार्टिंग पेज index.html होता है। एक मिनट होल्ड करें। index.html का एक पेज बनाएं, इसके अंदर यहाँ पे मैं सिंपल एक को लिख लेता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो ये सिंपल एक HTML का पेज बन गया है, ये नजर आ जाएगा अगर आप ब्राउज करेंगे तो। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपने systemctl start httpd और सर्विस का स्टेटस देख लें और इसका इनेबल भी कर दें कि मेन ये नेक्स्ट बूट पर ऑटो स्टार्ट होगा। तो ये आपकी अच्छा, मैं इस वक्त ना एक फायरवॉल की सर्विस है उसको स्टॉप कर रहा हूँ, systemctl stop firewall d के नाम से सर्विस है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। और इसको वक्ती तौर पर डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इसको एक्सेस नहीं देता। इसका IP हमने रखा हुआ है 10.10। तो 10.10 अगर मैं ब्राउज करूँ किसी दूसरी मशीन से तो मेरे पास फिलहाल GUI बेस्ड और कोई मशीन नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसके ईथरनेट को होस्ट मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि ये उसे, तो ये VMnet 1 अडाप्टर को, ये नजर आ रही है ना आपको स्क्रीन जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ हाइपरवाइजर की? जी बिल्कुल। तो ये कर लिया है। अब हम अगर बेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का उसमें VMnet 1 अडाप्टर को भी यही IP दे दूं तो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी VM2 होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिसेबल है। टेन 10.42 मैंने IP दे दी है और 10.10 मेरी वर्चुअल मशीन का IP है। ये इनेबल क्यों नहीं हो रहा? 9 दी है, आप चेक कर लें।
हो गया इनेबल, आई थिंक हो गया। तो अभी अगर मैं इस विंडोज से मैं पिंग करता हूँ अपने 10.10 को, तो ये एक्सेसिबल हो गया है। और अगर ब्राउजर में क्विकली यहाँ पर लिख देते हैं 192.168.10.10, तो ये 10.10 में ये तो नहीं हमने लिखा था, एक मिनट है, आई थिंक अच्छा इसको वैलिडेट करना। CURL कमांड लाइन बेस्ड ब्राउजर भी होता है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। 192 अच्छा ये आई थिंक मैंने इसमें दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज है, ये सेकंड वेब पेज क्यों शो कर रहा है? अच्छा अच्छा मुझे अच्छा नहीं वो मैं समझ गया हूँ। सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD करना है। वो असल में लास्ट क्लास में ना मैंने मॉडिफिकेशन की थी, तो वो स्टार्ट से अप्लाई नहीं होती, रीस्टार्ट से। जो मैंने चेंज किए ना पाथ, तो वो पाथ बेसिकली अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज हो तो रीस्टार्ट करना होता है। ये रीस्टार्ट हो गया, अब आप पेज एक्सेस करें। तो ये हमने उस पेज के अंदर लिखा था, ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हम फायरवॉल की सर्विस को स्टार्ट कर दें तो ये यहाँ नजर नहीं आएगा। कंट्रोल F5 आई थिंक फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर हुई हुई है। मैंने असल में चलें फायरवॉल को फिलहाल छोड़े, फिलहाल फायरवॉल के चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते, वो टॉपिक जब पढ़ेंगे तो करेंगे। फिलहाल मकसद ये था कि ये हमने एक बेसिक वेब पेज एक होस्ट किया है। अब मैं अपने वेब सर्वर में कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। चेंजेस लाइक कि मैं इसके वेब रूट का जो पाथ है इसको जस्ट लाइक मैं कह देता हूँ कि ये है मेरा वेब रूट 2, सेकंड वेब रूट है मेरा। और यहाँ पर भी ये चेंज करना होता है, ठीक है। पहले था www, अब मैं इसको वेब रूट 2 कर रहा हूँ। और अच्छा अब ये मैंने मॉडिफिकेशन की है। अब अगर सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD करेंगे तो देखिए एक एरर आएगा, सर्विस स्टार्ट नहीं हुई। अगर आपने एरर देखना हो ना तो यहाँ स्टेटस लिखें तो इसके एंड में ये
एरर बता रहा है कि लाइन नंबर 119 के ऊपर ये डॉक्यूमेंट स्लैश वेब रूट 2 डायरेक्टरी सिस्टम में डिफाइंड ही नहीं है। तो mkdir स्लैश वेब रूट 2 के नाम से आप डायरेक्टरी एक बनाएं। अब आप सर्विस को रीस्टार्ट करें। ये वेब रूट 2 के अंदर इसमें एक index.html के नाम से एक फाइल बना दें कि दिस इज वेब पेज अंडर ठीक है, ये रीस्टार्ट हो गया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो ये खैर जब आप पाथ चेंज करते हैं ना तो ये एक दफ़ा आपको index.html लिखना पड़ता है। तो the requested URL not for HTML ऐसे HTML, तो ये forbidden का एरर आया है। Forbidden मीन कि यू देखें इसमें you do not have permission to access index.html, लेकिन जब हमने var www.html के अंदर इसको बनाया था तो उस वक्त forbidden का एरर नहीं आया। तो ये बेसिकली ऐसी लिनक्स है जो कि आपके इस पेज को एक्सेस करने से रोक रही है। फिलहाल ऐसी लिनक्स का स्टेट जो है वो इनेबल्ड है। ऐसी लिनक्स स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इनहांस्ड लिनक्स। ये बेसिकली एक फाइल सिस्टम लेवल के ऊपर जिससे हमने RWX की परमिशन पढ़ी थी, इसी तरह ये ऐसी लिनक्स जो है ये आपको फाइल सिस्टम लेवल के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करता है कि कौन सी फाइल किस सर्विस के लिए बनी है। मीन आपके सिस्टम के ऊपर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और इसको अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, इसमें एससी लिनक्स और फायरवॉल दोनों में क्या डिफरेंस हैं? तो दोनों फायरवॉल ही है ना? नहीं, फायरवॉल ऐसी लिनक्स है। फायरवॉल नेटवर्क लेवल पे काम करती है, ऐसी लिनक्स फाइल सिस्टम लेवल पे काम करती है। तो ये जस्ट लाइक आपका सिस्टम है और इस सिस्टम में आपके पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। जस्ट लाइक ये मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं और डाटा है पड़ा हुआ है सर्वर के ऊपर। और इस सर्वर पे जस्ट लाइक अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, जैसा ये रेड फाइल जो है ये वो index.html फाइल है जो हमने बनाई है, ठीक है। इसी तरह ये येलो फाइल SSH के लिए है, ये ग्रीन फाइल ईमेल सर्वर की के डाटा है, ये फाइल किसी और सर्विस का है, ठीक है। तो हर फाइल किसी ना किसी खास सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब होता क्या है कि जब आप अपने सिस्टम के ऊपर कोई सर्विस चलाते हैं तो बेसिकली आपके सिस्टम के ऊपर एक रास्ता ओपन हो जाता है। जस्ट लाइक आपने 3 सर्विस चलाई हैं तो 3 विंडोज ओपन हो गई, आप अपने सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं। लाइक आपने अभी अपाची चलाई तो ये पोर्ट 80 की विंडो ओपन होगी। फिर आपने यहाँ पर SSH चलाया हुआ है तो पोर्ट 22 ओपन होगी। इसी तरह ईमेल सर्वर चलाया हुआ है तो पोर्ट 25 ओपन होगी। जो भी सर्विस चलाएंगे कोई ना कोई पोर्ट ओपन हो जाती है। तो हर सिस्टम में एंटर होने के इस रास्ते को आप पोर्ट कहते हैं। और इस पोर्ट का कॉन्सेप्ट सेम लाइक आप जिस तरह कंट्री की किसी कंट्री में एंटर होने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ड्राई पोर्ट यूज करते हैं या एयरपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। या जिस तरह गवादर पोर्ट है, तो ये
डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम कंट्री के अंदर एंटर होते हैं। तो इसी तरह इस सिस्टम के अंदर आप एंटर होते हैं तो हर पोर्ट का एक नंबर होता है, तो इसीलिए आप आईपी के आगे कॉलन के बाद पोर्ट लिख देते हैं, मीन के इस कंट्री के अंदर एंटर होने की क्या ये इस पोर्ट के जरिए आप एंटर हो रहे हैं। तो अब आपने ये डिफरेंट वेज ओपन कर दिए, इसके जरिए डिफरेंट ट्रैफिक आपके सिस्टम के अंदर आ रही है। अब पोर्ट 80 ने हमेशा पोर्ट 80 से जो आएगा उसने इस रेड फाइल को एक्सेस करना है, पोर्ट 22 ने इस येलो फाइल को एक्सेस करना है, पोर्ट 25 ने ग्रीन को एक्सेस करना है। अब पोर्ट 25 से जो आ रहा है उसका येलो और रेड फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, बाकी फाइल से भी कोई ताल्लुक नहीं है, उसका खाली स्कोप उसके ऊपर है। लेकिन अगर आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, ये सिस्टम हैक हो जाता है किसी एक पोर्ट से, तो जो हैकर आता है वो आपकी सारी फाइल्स को एक्सेसिबल होती हैं, क्योंकि हैकर जब आएगा वो अदर्स यूजर्स के तौर पे आएगा, तो अदर्स पे जिस जिस फाइल या डायरेक्टरी को फुल परमिशन होगी, यानी कि अदर्स को अगर आपने RWX दिया हुआ है तो उसको वो रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है और उसके बीच में अपना कोई स्क्रिप्ट लिख के उसको मिस यूज कर सकता है। तो ये एससी लिनक्स क्या करता है, बेसिकली एससी लिनक्स कन्फाइंड कर देता है, हर फाइल के ऊपर एक लेबल अप्लाई कर देता है, जस्ट लाइक ये मैं लेबल अप्लाई कर रहा हूँ। इस लेबल में लिखा होता है कि दिस फाइल इज एक्सेसिबल फॉर दिस सर्विस। तो इस लेबल की डेफिनेशन में लिखा होता है कि ये फाइल सिर्फ पोर्ट 80 ही एक्सेस कर सकता है, कि पोर्ट 22 से आगे कोई इस रेड फाइल को एक्सेस करेगा तो नहीं कर सकता, पोर्ट 25 से कोई आके इस येलो और रेड को करेगा तो नहीं करेगा, पोर्ट 25 वाले सिर्फ इस ग्रीन को ही कर सकेंगे, क्योंकि इसके बाहर सिक्योरिटी जोन में लेबल में लिख दिया गया है कि दिस फाइल इज ओनली एक्सेसिबल फॉर पोर्ट 25 फॉर ईमेल सर्विस, फॉर एसएसएच सर्विस। तो सर्विस बेस्ड फाइल को जब आपने एक्सेस देना होता है तो आप एसई लिनक्स अप्लाई करते हैं। तो अब लेबल को देखने के लिए क्या मैकेनिज्म है, अगर हम ls-l कैपिटल Z यूज करें तो आप किसी फाइल का लेबल देख सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने ये वेब रूट 2 के अंदर ये जो फाइल है ये इसका लेबल देखें, और var www.html के अंदर ये जो फाइल है इसका लेबल देखें, तो ये इसका लेबल है, ये इसका लेबल है, ठीक है। तो एसई लिनक्स इस लेबल की बेस पर डिसीजन करती है। इस लेबल के बेसिकली कितने सेक्शन है, ये कॉलन सेपरेटेड डिफरेंट सेक्शन है, ये अंडरस्कोर यू से जो रिप्रेजेंट हो यूजर सेक्शन है, ये अंडरस्कोर रोल सेक्शन है, ये टाइप सेक्शन है, और ये इसका सिक्योरिटी लेवल है। हमने यहाँ जो पढ़ना है वो खाली टाइप पढ़ना है, क्योंकि टाइप डिफाइन करता है कि किस सर्विस को इस फाइल पर एक्सेसिबल है, बाकी इसके स्कोप में नहीं है, हमारे कोर्स के स्कोप में। तो हमने फिर सिर्फ ये सीखना है कि हाउ यू कैन रिस्ट्रिक्ट डिफरेंट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फॉर डिफरेंट सर्विसेज। तो अभी आपका सिस्टम असल में हुआ है कंप्रोमाइज, कि एक अपाची सर्वर ने एक ऐसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की है जिस पर उसको एक्सेस नहीं है, तो अपाची ने उसको एसई लिनक्स ने उसको ब्लॉक किया और ये एरर दिया है, यू डू नॉट हैव परमिशन। और जब तक ये पाथ था तब अपाची सर्वर हमारा ठीक चल रहा था, हमने कुछ भी नहीं किया था। तो उसके ऊपर ये लेबल, ये आप देखें ये जो टाइप अप्लाई हुआ है, दिस इज फॉर अपाची सर्विस। इसी तरह हर सर्विस के लिए लेबल है, टाइप है, डिफाइन है। एनएफएस के लिए NFS_T है, सांबा के लिए samba_share_T है। हर सर्विस के लिए एक ना कोई लेबल डिफाइन हुआ होता है। और जब मैंने यहाँ पर फाइल बनाई तो बेसिकली दिस इज एन अननोन पाथ फॉर द सिस्टम। तो अननोन पाथ जब बनता है तो उसको बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी दे दिया जाता है, कि दिस मीन कि कोई भी सर्विस इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी बाय डिफॉल्ट तमाम सर्विसेज को डिनाई करता है इस फाइल को एक्सेस करने की। तो एसई लिनक्स के 3 स्टेट्स होती हैं, सी स्टेटस, गेट इन्फोर्स की कमांड से आप देख सकते हैं कि इस वक्त एसई लिनक्स किस स्टेट में है। तो इन्फोर्सिंग स्टेट में है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ईटीसी के अंदर, एसई लिनक्स के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में
ये लिखा हुआ है कि एसी लिनक्स का स्टेट क्या है। तो एसी लिनक्स की बेसिकली आप 3 स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं, इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल्ड। इन्फोर्सिंग मीन कि अगर एसी लिनक्स का लेबल फाइल पे सही नहीं है और उस फाइल को कोई सर्विस एक्सेस करती है जिसको राइट्स नहीं एक्सेस करने के, तो उसको ब्लॉक किया जाए और सिस्टम में लॉग भी जनरेट कर दी जाए। परमिसिव मीन के ऐसी लिनक्स को अगर किसी ऐसे कंटेंट को एक्सेस किया जाता है जिसको एक्सेस करने की प्रिविलेज नहीं है लेबल में, तो उसको एक्सेस करने दिया जाए, लेकिन सिस्टम में उसको रिपोर्ट किया जाए कि ये एक ब्रीच हुआ है लेकिन अलाउ कर दिया गया है। और डिसेबल मीन कि ना रिपोर्ट करे और ना ही ब्लॉक करे। तो टेम्परेरली अगर आप इस फाइल में यहाँ पर अगर परमिसिव या डिसेबल लिख देते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपको रीबूट करना पड़ता है, इसकी कोई सर्विस नहीं होती। तो ये कर्नल के साथ स्ट्रांगली बाइंडेड सर्विस है। और इसके लिए अभी फिलहाल इसकी स्टेट गेट इनफोर्स से हमने इसकी स्टेट देखी है। तो इन्फोर्सिंग है, अगर इसकी स्टेट को आपने चेंज करना है तो सेट इन्फोर्स की कमांड से आप इसकी स्टेट को टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बूट में वही अप्लाई होगा जो फाइल में लिखा होगा। तो अगर मैं 0 कर देता हूँ, अब ये देखें ये परमिसिव मोड में चला गया। अगर मैं इसको वापस 1 करता हूँ तो ये इन्फोर्सिंग मोड में चला गया। तो ये टेम्परेरीली आप इसको मॉडिफाई करने के लिए, अभी मैंने देखें इसको परमिसिव मोड में लेके गया हूँ। अब अगर मैं इस पेज को एक्सेस करता हूँ तो ये पेज एक्सेस हो गया है। ये क्यों एक्सेस हुआ है? इसलिए कि एसी लिनक्स ने एक ऐसी फाइल को अलाउ करने की इजाजत दे दी है जिसके ऊपर लेबल सही नहीं था, और फिर भी उसने इजाजत दे दी है। लेकिन अगर मैं वापस इसको 1 करता हूँ तो ये फिर डिनाई हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें एक चीज ये है कि ये जो एसी लिनक्स एनफोर्सिंग और ये डिसेबल परमिसिव तीनों की हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए ही है, जबकि हमें 2-3 अगर सर्विसेज चल रही हो पैरेलल में, तो वो क्या सब पे ओपन हो जाएगी अगर हम इसको स्टेट चेंज करते हैं? अभी तो हमें पता है कि हमने इस पे वेब सर्विस चलाई हुई है अपाची, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। बट अगर 2 सर्विसेज हैं, 3 हैं या जितनी भी हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि ये फाइल लेवल पे जाके होती है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि हम किसके लिए इन्फोर्स कर रहे हैं अगर मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं? एक ही फाइल को मल्टीपल सर्विसेज एक्सेस कर रही है। लाइक एक मशीन के ऊपर, वीएम के ऊपर हमने मल्टीपल सर्विसेज, ईमेल भी है, अपाची वेब भी है और कुछ एक और भी है, ठीक है। तो फाइल लेवल पे जाके आपने कहा ना, जिस तरह से वो पेंट ब्रश में आपने वो बताया कि जी फाइल लेवल पे ये करता है, तो अभी तो ये कर रहा है वेब को एनफोर्स कर रहा है, परमिसिव भी कर रहा है और सारा कुछ, लेकिन बाकियों को भी ये इफेक्ट कर रहा है सर्विसेज को? जी जी, अभी आपने परमिसिव कर दिया है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी है ना। अभी ये देखें ना, -lz करें। नहीं, ये तो इसके लिए है ना, वेब के लिए। नहीं, वेब के लिए नहीं है। वेब के लिए नहीं है ये। तो डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी के जो टाइप है बेसिकली, ये तो किसी सर्विस को भी अलाउ नहीं करता। अच्छा। असल में ऐसी लिनक्स के लिए जो लेबल होता है, दुरुस्त होता है, वो तो ये होता है, वो ये होता है। ये अपाची के लिए ये होगा तो अपाची सिर्फ एक्सेस कर सकेगा और कोई नहीं कर सकेगा। अभी परमिसिव किया है इस वजह से, अभी यानी कि ऐसी लिनक्स को बाईपास कर दिया। नहीं, ये ठीक है, मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन हो रही है कि बाकी सर्विसेज के लिए कैसे पता चलेगा? हमने तो एज अ जेनेरिक उसको कर दिया ना, परमिसिव कर दिया, या उसमें हमने मेंशन नहीं किया कि इस सर्विस के लिए करो, एनफोर्स करो या नहीं, हमने ऐसी लिनक्स बंद कर दी है। अब ये लेबल अप्लाई नहीं हो रहा। सर वो सारी सर्विसेज के लिए वो ऐसे लिनक्स जो बंद हो। नहीं, सारी सर्विस के लिए हुआ, किसी फाइल के लिए स्पेसिफिक तो ऐसी लिनक्स नहीं होता। सर्विस जब बंद होती है तो वो सबके लिए बंद होती है। ठीक है।
तो हम सर ये जो पाथ है जैसे /war/ww ये पाथ हम चेंज कर सकते हैं जो डिफॉल्ट का पाथ है, या हम वो ये पाथ किया है, जो ये लेबल किया जो चेंज, तो अगर हम सिर्फ लेबल चेंज कर देते हैं तो फिर हम ऐसी लिनक्स जो डिसेबल किए बगैर काम हमारा उसमें चल जी। अब हमने यही देखना है कि आप इसका लेबल दुरुस्त कैसे करना है। अभी मैं वापस इसको सेट इनफोर्स 1 कर रहा हूँ और इसको ब्लॉक कर दिया फिर मैंने, और इसको अब एसिलिन का लेबल दुरुस्त करना है। तो इसके लिए एसिलिन का लेबल टेम्परेरी चेंज करने के लिए अब देखें, आपको जो भी सर्विस जिस पे काम कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी कि इसके लिए एसिलिन का लेबल क्या होता है। तो मुझे यहाँ से रेफरेंस पॉइंट एक मिल गया, लेकिन हर सर्विस का रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होती है। तो chcon चेंज कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली ना इसको कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है इन डिफरेंट सेक्शंस को। तो इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है टाइप का, खाली ये वाला सेक्शन -t, और ये चेंज मैंने क्या करना है, ये करना है। और किसके लिए करना है, वेब रूट 2 के अंदर इस फाइल के लिए चेंज करना। अब देखें ये लेबल ठीक हो गया। गेट इनफोर्स देखें, इनफोर्सिंग है, ये पेज अब एक्सेस हो गया। तो एसिलिनिक्स इनेबल है, लेबल ठीक है, तो एक्सेस हो गया। अब इसको SSH एक्सेस करेगा, नहीं कर सकता, ईमेल करेगा नहीं करेगा, सिर्फ वेब सर्वर ही कर सकता है। ठीक हो गया। तो ठीक है। लेकिन जी इसमें फिर ये हुआ ना कि जो भी हमने सर्विस का करना है तो हर एक का अपना जाके chcon से जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये टेम्परेरी है। आप एक और बिहेवियर भी एसिलिनिक्स का याद रखें कि जब भी कोई फाइल रीराइट होती है, एडिट होती है, तो उसका लेबल भी रीराइट होता है। तो लेबल रीराइट होगा तो अब ये आप कैसे चेक करेंगे कि जब ये फाइल एडिट होगी तो जब ये फाइल एडिट होगी तो आप इसका लेबल क्या हो जाएगा। तो उसके लिए कमांड है रीस्टोर कॉन्टेक्स्ट वेब रूट 2। ये आपको बताएगा कि अब क्या हो जाएगा इसका लेबल। ठीक है, यहाँ पे -v लिख देना, तो ये वर्बस मीन शो मी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये देखें, इसने रीस्टोर, इसने इसका लेबल ये था पहले और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया, समझ। तो अब ये देखें, आप ls-lz करें तो ये वापस लेबल अपनी असलियत पे आ गया है। और आप इसको कि फिर सर हम करें, जब भी फाइल एडिट करेंगे जो उसकी इंडेक्स फाइल है या जो भी फाइल होगी तो उसका लेबल चेंज हो जाएगा। नहीं, हाँ लेबल चेंज होगा जो डिफॉल्ट में है, जो सिस्टम ने अप्लाई किया हुआ है। अब देखें ना, जब मैंने var/ww/html के अंदर फाइल बनाई तो सिस्टम ने सही रखा, क्योंकि वो सिस्टम ने वहाँ पे फिक्स किया हुआ है, रेड ने, ये लोकेशन वेब पेज रखने की है तो यहाँ पे लेबल ये होना चाहिए। लेकिन ये वेब रूट तो मैंने खुद बनाया है, तो अब मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि जब भी यहाँ कोई फाइल नहीं बने तो उसका लेबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाए। तो उसके लिए एक कमांड है परमानेंट करने के लिए, cmanage की कमांड है। cmanage की कमांड से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, एसिलिनिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी हम सिर्फ फाइल लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसके जरिए आप पोर्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो fcontext, हम फाइल के कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने लगे हैं, cmanage fcontext -a, मुझे स्विच याद नहीं है अभी किस पर्पस के लिए, आई थिंक अप्लाई के लिए है, -t टाइप के लिए। और टाइप आप क्या करना चाहते हैं इसकी, ये टाइप इसकी करना चाहते हैं, किसकी करना चाहते हैं, वेब रूट 2 के नाम से डायरेक्टरी पे करना चाहते हैं। तो यानी कि इस डायरेक्टरी पे अप्लाई कर देंगे ना, तो इसके अंदर बनने वाले तमाम चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस डायरेक्टरी का लिखने के बाद एक सिंटैक्स आपने याद रखना है कि इस डायरेक्टरी पर और इसके अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए ये सिंटैक्स सिंगल कोट्स में। ठीक है, मीन इस सिंटैक्स का मतलब ये है कि apply automatically on the new object under this directory।
अब ये मैं इसको कर रहा हूँ तो ये सिस्टम में बाइंड कर रहा है, इस डायरेक्टरी को डिफाइन कर रहा है फॉर दिस SE लिनक्स लेबल। अब आप ls-lz करें तो इस पर या डायरेक्टरी के लिए डी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ, अभी तक डिफॉल्ट ही है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, रीस्टोर कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं किधर जाता है ये, वेब रूट, और इसको कैपिटल R भी कर दें तो रिकर्सिवली चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे भी ये अप्लाई करेगा। अच्छा, इसमें R आई थिंक पहले लिखना था, नहीं अप्लाई हुआ, ये मुझसे भी गलती हुई है। restore context, इस कमांड में मुझसे भी गलती हुई है। आई थिंक ये डॉट पहले है, डॉट // नहीं, इसको देखने के लिए ना, ये मुझे सिंटैक्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको देखने के लिए होता है ETC के अंदर, C लिनक्स के अंदर C लिनक्स टारगेटेड के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर फाइल्स के अंदर, यहाँ पर ना डिफाइन हुआ होता है कि किस फाइल पे क्या लेबल अप्लाई होना है। रिस्टोर कॉन्टेक्स्ट यहाँ से देख के बताता है। तो सिस्टम डिफाइंड ये फाइल्स है सारी, जिस पर ये जस्ट लाइक ये फाइल कॉन्टेक्स्ट में ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें पूरे सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है कि किसके लिए क्या लेबल है। देखिए बाय डिफॉल्ट अब ये MNT पे क्या है, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें जस्ट लाइक USR के अंदर सारे ऑब्जेक्ट के, जावा के सारे ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला लेबल है, टाइप है, ठीक है। इस तरह पूरे सिस्टम को रेड हैट ने डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। रिस्टोर कॉन्टेक्स्ट यहाँ से कंसल्ट करके अप्लाई करता है। तो इसी तरह यहाँ पे var www.html को भी डिफाइन किया होगा। तो मैं यहाँ से सिंटैक्स देखना ये चाह रहा हूँ कि // ये सिंटैक्स है, // यही है। इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ। HTTP sys content t web root 2 सिंगल कोट्स नहीं देते। अब सही हो गया, ऊपर लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ था। तो ये अगर वी लगाते ना तो आपको बताता भी था। अभी देखें इसने इस पे अप्लाई किया है, लेकिन चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर अभी अप्लाई नहीं हुआ। अब इस पे मैं रिस्टोर को ऑन करता हूँ। तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ना चेंज करने के लिए, अगर यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आप कैपिटल R लगा दें और वी भी लगा दें, तो ये बता भी देगा कि किस किस पे इसने रिकर्सिव तो डिफॉल्ट T से कन्वर्ट कर दिया इसने इसमें। अब ये फाइल एक्सेसिबल हो गया, अब ये परमानेंट हो गया। और ये बेसिकली ये लिखा कहाँ है इसने, ये ETC C लिनक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट, C लिनक्स के अंदर टारगेटेड के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर फाइल्स, इस यहाँ पर एक फाइल बनी है स्पेशल आपके लिए, ये अभी बनी है, ये देखें
25 अप्रैल, खैर बाकी भी अभी मॉडिफाई हुई हैं। तो इस फाइल को अगर आप ओपन करें, फाइल context.local, तो ये अच्छा, ये देखें मैंने 3, अच्छा पहले भी मैंने ये अप्लाई किए थे। ये देखें, ये मैंने गलत अप्लाई किया है, ये भी इसमें लिख दिया है इसने। इसको मुझे रिमूव कर देना चाहिए, ये वाला कोई सिंटैक्स ही नहीं है। तो अब रिस्टोर कौन यहाँ से कंसल्ट करके अप्लाई कर देगा। ये वाला भी पहले अप्लाई किया था मैंने। तो या तो इस फाइल में डायरेक्टली आप आके लिख दें ये फाइल बना के, या सी मैनेज की कमांड से इसको मैनेज कर लें। ये क्लियर हो गया ये एसई लिनक्स का कॉन्सेप्ट। ये हमारा एसई लिनक्स का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। जी ठीक है, अब मैं आपको एक टॉपिक और करवा देता हूँ, फायरवॉल का। फायरवॉल का टॉपिक फायरवॉल कैसे काम करता है बेसिकली। फायरवॉल बेसिकली एक, जब आप फायरवॉल डी की सर्विस चलाते हैं तो बेसिकली ये करता क्या है, नेट फिल्टर की एक मॉड्यूल है जो कि इनेबल हो जाता है आपका कर्नल लेवल पे, जो कि आपके सिस्टम में एंटर होने वाले हर पैकेट को स्निफ करता है। पैकेट में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या लिखी होती है, डाटा होता है प्लस सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है, सोर्स पोर्ट होती है और डेस्टिनेशन पोर्ट होती है। तो इसकी बेस पर सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, इनकी बेस पर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। मेन अगर ये सोर्स आईपी आ रहा है तो इसको ब्लॉक कर दे, या डिनाई कर दे, अलाउ कर दे। तो ये फायरवॉल का कॉन्सेप्ट रेड हैट 7 में आया। इससे पहले आईपी टेबल था, आईपी टेबल अभी भी है। अगर आप आईपी टेबल चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं, लेकिन उसका सिंटैक्स इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो फायरवॉल का सिंटैक्स कुछ यूजर फ्रेंडली है। तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस अगर आप देखते हैं फायरवॉल डी, तो ये रनिंग स्टेट में है। अगर ये स्टॉप कर देंगे तो नेट फिल्टर का मॉड्यूल बंद हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे तो फायरवॉल के अंदर जो रूल लिखे हैं उसकी बेस पे आपके पैकेट पे डिसीजन होगा। तो अभी मैं एक कमांड लिखने लगा हूँ, जस्ट आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये भी हम करते हैं। तो अभी देखें फायरवॉल की सर्विस चल रही है, तो इसने इस पेज को ब्लॉक कर दिया। ये अभी सर्च कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये एरर आ जाएगा। तो अभी फायरवॉल की सर्विस अगर आप स्टॉप कर दें तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। दिस साइट कांट बी रीचेबल। तो अब अगर आप इसकी सर्विस को स्टॉप करें तो ये पेज एक्सेसिबल हो गया। तो ये फायरवॉल बेसिकली ब्लॉक कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट्स। तो फायरवॉल अब कैसे काम करती है, बेसिकली जिस तरह विंडोज में जोनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह लिनक्स में फायरवॉल के अंदर भी जोनिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसा पब्लिक जोन होता है, उसमें प्राइवेट जोन होता है, वर्क जोन होता है, हर जोन की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। और आप कोई एक जोन सिलेक्ट कर लेते हैं और उस जोन के अंदर जो डेफिनेशन लिखी होती है वो अप्लाई हो जाती है। तो उन जोन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा विंडोज में जाके आप जोन के अंदर डेफिनेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो लिनक्स में जोन सारे फायरवॉल की सर्विस आपने देख ली। तो फायरवॉल CMD
लिस्ट ऑल जोन्स की कमांड आपको लिस्ट डाउन करती है। नॉट रनिंग, अच्छा ये स्टॉप हुई, स्टार्ट इसको कर देते हैं, इसका स्टार्ट हो गया। अब आप लिस्ट ऑल जोन्स करें तो ये इसने सारे जोन लिस्ट कर दिए। जैसे ये वर्क जोन है, एक ट्रस्टेड जोन है, इसी तरह आप इसमें ऊपर देखेंगे ब्लॉक जोन है, डीएमजी है, ड्रॉप है, एक्सटर्नल है, होम है, इंटरनल, पब्लिक, ट्रस्टेड। तो इसको मैं अगर पाइप साइड मोर के साथ चलाता हूँ तो ये ब्लॉक ड्रॉप। अब आप एक बात नोट करेंगे, सब जोन्स की डेफिनेशन सेम है, यानी कि हर जोन में आईसीएमपी ब्लॉक है, इंटरफेस है, सोर्स, सर्विस, पोर्ट, प्रोटोकॉल, मैस्कुलेटिंग फॉरवर्ड, सोर्स पोर्ट। तो इसमें एक मिनट यार, ट्रस्टेड वो जोन किधर गया, पब्लिक, एक्सटर्नल, होम। अच्छा ये असल में यार मैंने लास्ट एक क्लास करवाई थी फायरवॉल में, तो मैंने इसमें बहुत सारी चेंजेस की हुई है। तो ये अभी मैं अगर आपके सामने चेंजेस करूंगा ना, वो सारी आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं प्रॉपर। मैं नई एक वीएम बनाता हूँ, उसके ऊपर करवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल बेसिकली अभी हमने ये देखा है कि इसमें जोन का कॉन्सेप्ट है, फायरवॉल किस तरह ब्लॉकिंग और अलाउ करती है, और अब फायरवॉल की डिफरेंट जोन है, हर जोन में आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि सोर्स बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं, सर्विस बेस्ड डिसीजन, पोर्ट बेस्ड, प्रोटोकॉल बेस्ड। तो रिच रूल बहुत एक्सटेंडेड रूल्स होते हैं जिसके अंदर आप काफी सारे काम कर सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जी सर। स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स अगर किसी जगह पे शेयर किए होंगे तो वो शेयर करवा सकते हैं मुझे भी। मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किए, ये क्लास में ही लोग हैं, इन्होंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, इस तो ग्रुप में उसमें आप ऐड हो जाए तो ये आपको शेयर कर देंगे सारा। मुझे भी ऐड करता है। आप अब नंबर दे दे रहे हैं इनको। आप इमरान साहब प्लीज आप जो नंबर है ना वो बता देते हैं। वो ग्रुप में ना आपको मैं हमने लियाकत साहब आपको दे दूं? जैसे हम नासो समझो, मुझे दे दें या उमर को दे दें या आदिल, किसी को भी दे दें ग्रुप में, तो वो आपको ऐड कर लेंगे। ठीक, ये मैंने चैट में सेंड कर दिया, इमरान मुझे काइंडली ऐड कर दे। एक सेकंड में भेज दें। मैंने भी सेंड कर दिया, मुझे भी काइंडली ऐड कर। जी ठीक है मैम।